नमस्कार मित्रों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाले इस पेपर में पिछले कुछ व्याख्यानों के तहत हमने सामाजिक समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स के संबंध में बात की थी। जब सामाजिक समझौतावादी विचारकों की बात आती है तो तीन नाम प्रमुखतया हमारे सामने आते हैं: हॉब्स, लॉक, रूसो। तो हमने थॉमस हॉब्स के संबंध में बात की थी जो इंग्लैंड से आते हैं। इसी कड़ी के तहत आज हम दूसरे प्रमुख सामाजिक समझौतावादी विचारक जॉन लॉक के संबंध में बात करेंगे। ये भी इंग्लैंड से आते हैं और सामाजिक समझौतावादी विचारों में जॉन लॉक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब से आगे के कुछ व्याख्यानों के तहत हम जॉन लॉक को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख सामाजिक समझौतावादी विचारक जॉन लॉक के संबंध में। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई। जहां एक और थॉमस हॉब्स को शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, वहीं राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से जॉन लॉक का अधिक महत्व है। हाँ, हो सकता है कि शास्त्रीय ज्ञान या सामाजिक समझौतावादी विचारों के प्रारंभिक चरण या सामाजिक समझौतावादी राजनीतिक दृष्टिकोण की गणितीय व्याख्या की दृष्टि से थॉमस हॉब्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से लॉक का अपना विशिष्ट स्थान है। वहान कहते हैं कि लॉक की विचार प्रणाली में प्रत्येक तत्व व्यक्ति के चारों ओर घूमता है। उसका लक्ष्य व्यक्ति की संप्रभुता को सुरक्षित करना है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक एवं उदारवादी राजनीतिक विचारकों का पिता भी कहा जाता है। यदि हम राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से देखते हैं तो उदारवाद का प्रारंभ या उदारवाद का व्यवस्थित प्रारंभ जॉन लॉक के विचारों से माना जा सकता है। जॉन लॉक जब 12 वर्ष के थे तब इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसलिए लॉक कहते हैं कि जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को तूफान की अवस्था में पाया। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभवों से निकलकर जॉन लॉक की 72 वर्ष की आयु में 1704 ईस्वी में मृत्यु हो गई। जॉन लॉक के विचार उसकी तात्कालीन परिस्थितियों, लॉर्ड एस्ले के प्रभाव और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। एंगल्स जॉन लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहता है। जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई, उसके संबंध में एंगल्स कहते हैं कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति की संतान है। जॉन लॉक राजनीतिक प्रभुसत्ता एवं संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे। लॉक को राजनीतिक प्रभुसत्ता का जनक भी कहा जाता है, यानी पॉलिटिकल सॉवरेंटी का जनक भी कहा जाता है। जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति अनुभववादी
एवं विवेकवादी हैं। लॉक की मान्यता है कि अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। आगे लॉक कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात कोई विचार नहीं होता। बिल्कुल ये बात तो सही है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके मस्तिष्क में जन्मजात कोई विचार नहीं होता। जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क कोरे कागज की तरह होता है। जो भी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में उठते हैं वे उसके सांसारिक अनुभवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों की उत्पत्ति के दो स्रोत माने गए हैं, एक संवेदना से, दूसरा प्रत्यक्ष बोध से। ये दो विचारों की उत्पत्ति के स्रोत हैं, या तो संवेदना से या प्रत्यक्ष बोध से। तो लॉक इन दोनों प्रकार से मनुष्य के मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में बात करता है। जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं, या यूं कह दीजिए कि जॉन लॉक की प्रमुख पुस्तकें। जॉन लॉक ने बहुत सी पुस्तकों का लेखन कार्य किया है। उनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके संबंध में हम यहाँ बात करते हैं। उनकी जो पहली पुस्तक मानव स्वभाव के संबंध में निबंध, ये 1690 में प्रकाशित हुई। फिर जो जॉन लॉक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तीसरी पुस्तक सहिष्णुता पर पहला पत्र, फिर इसी की कंटिन्यूटी में सहिष्णुता पर दूसरा पत्र, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र। उनकी अगली पुस्तक शिक्षा से संबंधित कुछ विचार, और लॉक की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक कैरोलिना का मौलिक संविधान, ये 1692 में प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों का अपना महत्व है। लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट को C.E. वहान ने 2 नालियों वाली बंदूक कहा है। जो दुनाली बंदूक होती है उसकी संज्ञा दी है। इसकी एक नली थॉमस हॉब्स के लेवियाथन या निरंकुश तंत्र पर प्रहार करती है, एवं दूसरी नली रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत या पेट्रियाट ग्रंथ पर प्रहार करती है। यानी ये जो जॉन लॉक की पुस्तक है शासन पर 2 निबंध, ये निरंकुश तंत्र और जो राज्य उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत प्रचलित है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, उन दोनों को एक साथ में नकारती है। उन दोनों के मौलिक सिद्धांतों का एक साथ में खंडन करती है। जॉन लॉक की सभी पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य निरंकुशतावाद के सभी आधारों का खंडन करना है। ये जितने भी निरंकुशतावाद के जो आधार हैं, जितने भी निरंकुशतावाद के जो कारण हैं, उन सब का खंडन करना है। और यह सिद्ध करना था कि बिना रक्तपात के जन सहमति से भी सत्ता परिवर्तित हो सकती है। लोग खुद कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सत्ता परिवर्तन के लिए खून खराबा हो, सत्ता परिवर्तन के लिए निरंकुशवाद का सहारा लिया जाए, सत्ता परिवर्तन के लिए एक दूसरे से के साथ मारकाट मचाई जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से भी, जन सहमति से भी सत्ता परिवर्तित हो सकती है। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जिस प्रकार 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई
और उसमें बिना रक्तपात के, बिना खून खराबे के शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई। तो ये एक श्रेष्ठ उदाहरण उन्होंने दिया जनसहमति और शांतिपूर्ण तरीके का। लोक द्वारा लिखा गया सहिष्णुता पर द्वितीय निबंध पुस्तक राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने सरकार के मूल प्रश्नों, राजसत्ता एवं कानून के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। लोक ने अपने निष्कर्ष में ये बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य की आज्ञा को मानना क्यों आवश्यक है। लोक स्वयं भी इस बात का समर्थन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य आज्ञा का पालन करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में राज्य आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब राज्य की आज्ञा के अधीन नियंत्रित रहेंगे और बंधे हुए हैं। ये लोक स्वयं बात कहता है। तो इन सब दृष्टिकोणों से हम लोक के विचारों का या उनके सहिष्णुतावादी विचारों का या उनके उदारवादी विचारों का आकलन कर सकते हैं और इसमें उनका लोकतांत्रिक समर्थन और संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।